अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन पार्ट 2 माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ट्राइबल्स के साथ किस तरीके से मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, ट्राइबल्स को क्या क्या झेलना पड़ा है हमारे देश में। अब हम लोग पढ़ते हैं माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। इन यूनिट 1 यू रेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एज पार्ट ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो। हमारे पास फंडामेंटल राइट बहुत सारे हैं, 6 फंडामेंटल राइट है और उसमें बहुत सारे पार्ट में हमें काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं। उसमें हमारा एक राइट है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी राइट दिए गए हैं। तो वाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफगार्ड। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स को एक अलग से सेफगार्ड या फिर अलग से प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड किया गया है। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो बाकी लोगों से कम हो, है ना, वही माइनॉरिटी है। तो however it is the concept that goes well beyond numbers। तो नंबर के बियॉन्ड तो ये कॉन्सेप्ट जाता ही है। It encompass issue of power, access to resources and has social and cultural dimensions। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ नंबर से ही रिलेटेड है, नहीं, पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस को भी घेरता है ये टर्म। जैसा कि आपने पढ़ा यूनिट 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है दैट द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ। जनरली क्या होता है किसी भी देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसी के ही व्यूज़, उसके ही विचार समाज में हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नंबर में होते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी। तो कई बार क्या होता है जो संख्या में कम होते हैं उनके साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ हो सकता है अन्याय ना हो। इसलिए thus safeguards are needed to protect minority community against possibility of being culturally dominated by the majority। इसलिए हमें कुछ सेफगार्ड देने पड़ते हैं कि जो संख्या में कम है उनके साथ कुछ गलत ना हो, मेजॉरिटी उन पर हावी ना हो जाए। They also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face। और कुछ डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज कुछ भी हो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन हमारा संविधान देता है, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले के चैप्टर्स में। Given certain conditions, communities that are small in number relative to the rest of the society may feel insecure about their life, asset and well-being। तो कई बार क्या होता है जो माइनॉरिटी होती है उसको इनसिक्योर भी फील हो सकता है, उसको ऐसा भी फील हो सकता है कि भाई हम सेफ नहीं हैं। ये जो इनसिक्योरिटी का सेंस होता है ना, मे गेट एसेंचुएटेड इफ द रिलेशन बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ आर फ्रॉट। मतलब ये जो सेंस है कि जो माइनॉरिटी है, जो संख्या में कम है, उसको कई बार डर भी लगने लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के रिलेशंस ज़्यादा ख़राब हो तो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेफगार्ड बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस। तो हमारा जो देश है वो कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि हमारा समाज, हमारी सभ्यता भले ही अलग अलग हो सकती है सबकी, मगर हमारा देश, हमारा संविधान इक्वालिटी, समानता और न्याय को ही आगे बढ़ाने की बात करता है। यानी कि चाहे हमारा समाज कितना भी अलग क्यों ना हो, हमारा संविधान समानता और न्याय को ही आगे बढ़ाता है। एज यू हैव ऑलरेडी रेड, जो जुडिशरी वाला चैप्टर है उसमें देखा हमने कि जुडिशरी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कानून को एनफोर्स कराने में, फंडामेंटल राइट्स को बचाने में। जो जुडिशरी है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर सिटीज़न इंडिया का कोर्ट जा सकता है जिसको ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं। अगर किसी को भी लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। नाउ हम पढ़ेंगे मार्जिनलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम जो हैं हमारे देश में 14.2% है इंडिया की पॉपुलेशन के।
और उनको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी समझा जाता है इंडिया में बहुत लोगों के द्वारा, क्योंकि बाकी कम्युनिटी के कंपैरिजन में उनको सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट डेवलपमेंट के उन्होंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। हम कई बार देखते हैं कि वो मतलब डेटा से हमें पता लगता है, टेबल अब हम देखेंगे अलग अलग सोर्सेज से, कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है विद रिगार्ड टू बेसिक एम्यूनिटीज़, लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी कम है बाकी लोगों से। What do you think these tables tell us about the socio-economic status of Muslim community? आप क्या सोचते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ये डेटा देख के? तो हिंदूज़ के पास पक्का घर, कितने परसेंट हिंदू के पास पक्का घर है? 65% हिंदुओं के पास। कितने परसेंट मुस्लिम्स के पास पक्का घर है? 63% मुस्लिम के पास। और क्रिश्चियन 69% और सिख 91% इनके पास पक्का घर है। 75% हिंदुओं के घर में बिजली आती है, 67% मुस्लिमों के घर में जो है बिजली आती है। टैप वाटर जाता है 43% हिंदुओं के घर और 35% मुस्लिमों के घर। तो आप देखेंगे कि थोड़ा डिफरेंस तो है ना, 1-2%, 4-5% का अंतर तो आ रहा है, मतलब कम्युनिटी में। मुस्लिम कम्युनिटी के पास थोड़ी सी आप कहेंगे या फिर देखेंगे कि बेसिक एम्यूनिटीज़ कम हैं। ये सोर्स लिया गया है डेटा का 2011 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सेंसस से। ठीक हो गया। अब लिटरेसी रेट का हम लोग देखें, ये तो हमने बेसिक अम्यूनिटीज़ देख लिया। बेसिक अम्यूनिटीज़ मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें। लिटरेसी रेट अगर हम ओवरऑल देखें, हमारे देश का ओवरऑल लिटरेसी रेट है 74%, जिसमें से हिंदू 63% पढ़े, मतलब 63% हिंदू पढ़े लिखे हैं और 57% मुसलमान पढ़े लिखे हैं। क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध भी आप दे सकते हैं। तो हिंदुओं से हाँ कम है, सिर्फ 57% ओवरऑल मुस्लिम्स ही पढ़े लिखे हैं। अब अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा किसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो हम देखेंगे जैन्स सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सबसे कम पढ़ा लिखा यहाँ पर हमें कौन दिख रहे हैं? मुस्लिम्स। अब अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देखें तो पॉपुलेशन हमारे देश की है, अगर मुस्लिम्स हमारे देश की पॉपुलेशन में 13.5% अगर हैं, तो उसमें से 3% IAS हैं। मतलब बढ़िया नंबर है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि IAS ऑफिसर बनना ही बहुत बड़ी बात है। उसमें से 4, ठीक है, इतने IPS हैं। परसेंटेज में 4% IPS जो हैं वो मुसलमान हैं, 3% IAS मुसलमान हैं, 1.8% IAS IFS हैं। तो मतलब ये नंबर तो फिर भी आप कह सकते हैं कि ओके टाइप्स है, क्योंकि परसेंटेज ओवरऑल भी 13 है, तो 13% में से ये इतनी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचना भी बड़ी बात है, राइट। तो रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ इंडिकेटर्स में मुस्लिम्स बाकी कम्युनिटी से पिछड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सेटअप करी एक हाई लेवल कमेटी 2005 में, और जिसके चेयरमैन थे जस्टिस राजिंदर सचार। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम्स की मार्जिनलाइजेशन देख करके सरकार ने कौन सी कम्युनिटी सेटअप करी थी और उसके हेड कौन थे, तो राजिंदर सचार, और जिसको सचार कम्युनिटी के नाम से, सचार कमेटी के नाम से जाना गया। द कमिटी एग्जामिन्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सचार कमेटी जो थी उसने क्या एग्जामिन किया था, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया सचार कमेटी ने एग्जामिन किया था। रिपोर्ट ने डिस्कस किया था डिटेल में कि मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, इट सजेस्ट दैट ऑन रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेशंस सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लाइक SC एंड ST। तो सचार जो कमेटी थी, इनकी रिपोर्ट में आया कि SC, ST और मुस्लिम्स, इनकी जो सिचुएशन है सबकी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। फॉर एग्जांपल द रिपोर्ट एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन जो थी वो 7 से 16 साल थी, जो कि इज़ मच लोअर देन अदर सोशियो रिलीजियस कम्युनिटी, जो बाकी से कम थी। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम्स हैड अदर डायमेंशंस एज वेल, और डायमेंशंस भी हैं, जैसे कि बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम कस्टम्स और प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम व्हाट इज़ सीन एज द मेन स्ट्रीम।
सम नॉट ऑल मुस्लिम्स जो हैं वो बुर्का पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं या फिर एक टोपी पहनते हैं जो उनको डिफरेंट करता है बाकी लोगों से. बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दैट दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो कई बार वो अलग तरीके से, जैसे कि बच्चे बुर्का, लड़कियां बुर्का पहनती हैं, टोपी लगाते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, बाकी जो दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं रखते हैं तो उनसे वो डिफरेंट लगते हैं कई बार दिखने में. often this become an excuse to treat them unfairly, है ना, एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम. तो कई बार इस वजह से उनके साथ भेदभाव होता है. दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इज इन सम इंस्टेंस हैज़ लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस where they have lived, often leading to ghettoization of community. Sometimes this prejudice lead to hatred and violence. अब आपसे पूछा जा सकता है कि ghettoization क्या होता है. मतलब एक कम्युनिटी के लोग ना एक ही एरिया में अगर रहने लगते हैं तो उसको हम लोग घेटो बोलते हैं. मतलब सारे मुस्लिम्स एक ही कॉलोनी में अगर रह रहे हैं तो हम उसको घेटोइजेशन बोलेंगे, और इससे कई बार उनके खिलाफ नफरत भी फैलने लगती है. इस सेक्शन में, इस चैप्टर में हमने देखा कि हाउ इन केस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज़ लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन. तो उनका इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन कई बार हमें मुस्लिम्स का देखने को मिलता है. अर्लियर हम लोगों ने पढ़ा यही चीज़ आदिवासी के बारे में. 7th क्लास की बुक में हम लोगों ने देखा था कि विमेन के साथ भी अनइक्वल स्टेटस है. इंडिया में विमेन के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है. एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट मार्जिनलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. तो मार्जिनलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, रिक्वायरिंग वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, मेजर्स एंड सेफगार्ड टू रिड्रेस दिस सिचुएशन. मतलब मार्जिनलाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि किस तरीके से लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, और इससे निपटने की स्ट्रैटेजी भी बहुत ही अलग तरीके से बनाई जानी चाहिए. All of us have a stake in protecting the rights defined in Constitution and laws and policies framed to realize these rights. हमारे संविधान ने तो सबको समानता का अधिकार दिया है, इसीलिए हम सबका हक है, हम सबका एक तरीके से कर्तव्य भी है कि हम मार्जिनलाइजेशन ना होने दें. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. अब हम सभी का कर्तव्य है कि जो हमारे देश की डाइवर्सिटी है, आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, सब को रहने का अधिकार है हमारे देश में, और हमें किसी के भी खिलाफ भेदभाव या फिर हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, ताकि हमारे देश की सरकार की, हमारे देश के संविधान की जो एक बुनियादी चीज़ है कि समानता को प्रोटेक्ट करना, समानता को फैलाना, ये बनी रहे. अब कंक्लूजन में ये कहते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों ने ट्राई किया ये समझने का कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती क्या है. हम लोगों ने ये देखा कि अलग अलग जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं वो क्या फेस करती हैं. डिफरेंट रीजंस होते हैं अलग अलग कम्युनिटी के मार्जिनलाइज होने के. कई बार भाषा की वजह से, कई बार किस इलाके से आ रहे हैं, कई बार गरीब होने की वजह से, कई बार एक अलग धर्म होने की वजह से भी मार्जिनलाइजेशन हो सकता है. हर एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन का अलग होता है अपने आप में भी. हम देखते हैं कि मार्जिनलाइजेशन लिंक होता है डिसएडवांटेज से, प्रेजुडिस से और पावरलेसनेस से, यानी कि भेदभाव से, उनके खिलाफ गलत धारणा से, और उनके पास शक्ति ना होने के कारण उनके साथ गलत होता है, जिसके साथ मार्जिनलाइजेशन हो रहा होता है. इंडिया में कई और भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि दलित, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. मार्जिनलाइजेशन कैसे आता है? लो सोशल स्टेटस की वजह से आता है, और अगर इक्वल एक्सेस नहीं दी जाती एजुकेशन की या फिर दूसरे रिसोर्सेज की, तो उसकी वजह से भी मार्जिनलाइजेशन आता है. यट लाइफ जो होती है मार्जिनलाइज्ड पीपल की, वो बदल सकती है. दस नो वन इज़ मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे. हर कोई एक तरीके से मार्जिनलाइज नहीं होता है हमेशा. अगर हम देखें दो एग्जाम्पल्स को, हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री रही है स्ट्रगल्स की और रेजिस्टेंस की. मतलब हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं रही है. मुस्लिम्स की भी, क्योंकि पहले तो मुग़ल एम्पायर मुस्लिम्स की ही एम्पायर थे, उन्होंने भी मतलब काफ़ी राजा रहे हैं वो, है ना. आज अगर मार्जिनलाइज्ड हैं तो ट्राइबल्स की अगर हम बात करें तो वो भी जंगलों में रहे हैं सदियों तक बहुत अच्छे से. तो हमेशा हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है.
Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to rights, development and other opportunities. In the next chapter हम लोग different group के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट किया है, यानी कि उसके आगे वो डट करके खड़े रहे हैं. सचार कमेटी जो हमने देखी थी कि मुस्लिम्स की मार्जिनलाइजेशन के लिए बनाई गई थी, उन्होंने ये डिबंक किया काफ़ी सारे मिथ्स को. डिबंक किया मतलब ख़त्म किया या फिर हटाया मुस्लिम्स के बारे में मिथ को कि भाई जो मुस्लिम जो है वो अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे पढ़ने भेजना चाहते हैं. हमने देखा कि सिर्फ 4% मुस्लिम ही अपने बच्चे को मदरसे भेज रहे हैं. 66% जो मुस्लिम बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं और 30% मुस्लिम बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. तो ये जो विचार के मुस्लिम्स अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं ये बिल्कुल गलत था. तो ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा. वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और यहाँ पर हम लास्ट में ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से विमेन भी अपने राइट्स के लिए प्रोटेक्ट कर रही हैं, मुस्लिम विमेन. पूरा चैप्टर मार्जिनलाइजेशन के बारे में था, अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में. होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू.